नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएस न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चलें पटना, जहां एसके मेमोरियल हॉल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पटना विश्वविद्यालय का वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद थे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा 42 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए गए, जिसमें 31 छात्राएं शामिल थी। गोल्ड मेडल पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। और आज दीक्षांत समारोह में जिन्हें विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। हेलो, महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रदान की जाने वाली ये पेंटिंग कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित है। माननीय कुलपति महोदय से पुनः आग्रह है कि वे अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर वार्षिक दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रज बिहारी कुमार, अध्यक्ष हम जोरदार ताली से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर ब्रज बिहारी कुमार। आप लोग पीछे से जाया कीजिए। धन्यवाद कुलपति महोदय। कृपया बाएं तरफ मंच पे आ जाएं। जेबा हेमंत कुमार, जेबा ऋषि, अबू ताहिर, अमित कुमार मिश्रा, महतबुद्दीन असित विश्वास, उतार के लेके चलो। आपको बोला कि नहीं? नीचे की जाए। अबू ताहिर, महतबुद्दीन असित विश्वास, सौगात टिंडा। प्रभात झा, अजय कुमार, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक समीक्षा बैठक बुलाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में पार्टी की समीक्षा बैठक मांझी के आवास पर आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर पार्टी नेताओं ने मंथन किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। कम मानी हुआ, ज़्यादा बताया, इसके लिए या और अच्छा किया जाए, इसके लिए भी समीक्षा होती है और हार में तो समीक्षा होनी भी चाहिए। और यही कारण है कि जनता दल के लोग भी कर रहे हैं समीक्षा, राजद के लोग भी समीक्षा कर चुके हैं। कल महागठबंधन की बैठक संख्यात्मक हुई और आज हमारी बैठक है। इस तरह से सब लोग अपना संख्यात्मक बैठक करके पुनः एक बार महागठबंधन के लोग आपस में बैठ करके सारी बातों की चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी हार हुई, क्या कारण इसके लिए जवाब हो और फिर इसको कैसे सुधारा जा सकता है। हम लोगों में भी कुछ कमी रही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। उन कमी को दूर करने का हमने प्रयास किया और अगला विधानसभा चुनाव 2020 का है, उसके लिए हम लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। मानी जी, एक सवाल है, आप 2020 की चर्चा कर रहे हैं, 2020 की तैयारी भी कर रहे हैं। आरजेडी ने कह दिया है
कि हमारे तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी की पूरी महागठबंधन 2020 का चुनाव लड़ेगी। क्या आप लोग तेजस्वी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार हैं? और अभी क्या आप लोगों से बैठ के बातचीत हो गई है कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव होना है? जैसे चुनाव के पूर्व तो हम इस बात की चर्चा करते ही रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद ही अगला बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब हार हुई है, हार के बाद जब हम लोग हर पार्टी समीक्षा कर रहे हैं और फिर बैठक होगी महागठबंधन की, बैठक कल हुई भी है। कुछ आप जानते हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं आए, जब कांग्रेस के लोग नहीं आए हम भी सादे नहीं थे, हमारे प्रतिनिधि लोग थे। तो कहने का मतलब निर्णय हुआ है, समीक्षा हुआ, उसको नोट किया गया है। तो फिर सब पार्टी के लोग महागठबंधन में हैं, आपस में और उसी में निर्णय हुआ कि अगला हमारा चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसका मुख्य चेहरा कौन है। कुछ लोग आपके पार्टी के लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज देखा जाए तो हम पार्टी को आया है। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, दलित चेहरा है, देश में बड़े चेहरा हैं, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? नहीं, देखिए ये बात करना गलत है कि सबसे ज़्यादा वोट हमको आया परसेंटेज 3,032 वोट का मार्जिन है राजद और 332 का और 319 का मार्जिन मेरा है और बाकी सब लोगों का 318, 218, 92। तो करने का मतलब कि हम सेकंड टॉप स्ट्राइक रेट वाले पार्टी में से हम हैं। और जहाँ तक नेता का सवाल है, हम तो कहा कि बैठ करके हम लोग तय करेंगे कि अगला नेता मेरा कौन होगा। और पहले से हम कहते आ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद के बारे में, हम ये आज नहीं कहना चाहते हैं जब तक हम बैठक में करेंगे। बैठिए तो जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। हम आपस में बैठक करके या आज इसे समीक्षा कर रहे हैं। एक प्रश्न ये भी होगा, वो भी हम अपने लोगों से राय करेंगे, ये लोग क्या बोलते हैं, सहनी का मीटिंग हो रही है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का क्या होगा। सब लोग अलग अलग माइंड के हैं, अलग अलग बात करेंगे, लेकिन एक बार बैठ करके तय होगा कि अगला नेता कौन होंगे, किनके नेतृत्व में 2020 तक। लेकिन राजद ने तय कर दिया है कि तेजस्वी है। उनका व्यक्तिगत मामला है, वो पार्टी का मामला है, अकेले का नहीं है, महागठबंधन का नहीं है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि बैठक में तमाम बातों पर गौर किया गया। मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम संगठन को रूट स्तर पर जाकर के मजबूत करेंगे। संगठन के जो काम है उस काम को हम मजबूती से करवाने की बात करेंगे और जो गरीबों की समस्या है, जो दलितों की समस्या है, जो पिछड़ों की समस्या है, जो अकलियतों की समस्या है, हम उन बिंदु पर विचार करेंगे। तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम लोग महागठबंधन के बैठक में बैठे हैं। अब बाकी जो ब्रीफिंग होगी कल संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी प्रेस से बात करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। क्या कुछ आज के मामले पे भी चर्चा लगातार चल रही है, मुझे लगता है 7 बज जाएगा मीटिंग होने में। उसके उपरांत कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी प्रेस को संबोधित करेंगे और सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे को जगह मिलने पर बक्सर में लोगों ने खुशी मनाई। मोदी मंत्रिमंडल में अश्विनी चौबे फिर से मंत्री बने, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। केंद्र की सरकार में एक बार फिर बक्सर का प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे स्थानीय सांसद अश्विनी कुमार चौबे के समर्थक काफी खुश नजर आए। पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे लोकप्रिय सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लिया है। अपने सांसद के ऊपर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को पुनः विश्वास दिखाने और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए हम दोनों नेताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आज अपने नेता के केंद्रीय मंत्री बनने के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो हमारे सांसद महोदय को विश्वास जताए हैं और विश्वास जताने के बाद हमको जिला में मंत्री जो अश्विनी कुमार चौबे जी को बनाए, इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बधाई। नरकटियागंज
प्रखंड के चेनोगा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से आग लग गई, जिसमें काफी नुकसान हुआ। नरकटियागंज प्रखंड के मलदहिया पोखरिया पंचायत के चेगौना गांव में सोनाहा टोला में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आग लग गई। आग लगने का कारण ट्रांसफार्मर के पास जर्जर स्थिति में बिखरा हुआ तार बताया गया। बिजली विभाग को बार बार सूचना देने के बाद भी विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दर्जनों लोग बेघर हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इसमें संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से तंबाकू दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एवं आरएस मेमोरियल कैंसर सोसाइटी ने संयुक्त रूप से तंबाकू दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के संबोधन में प्रख्यात कैंसर सर्जन डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि तंबाकू से होने वाले कैंसर मरीजों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तंबाकू त्यागने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न भागों से जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जैसे त्रिपुलिया अस्पताल स्कूल में मुख्य कार्यक्रम ऑर्थोपेडिक विभाग की तरफ से किया गया, जहां डॉक्टर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू के दुष्प्रभाव के खिलाफ हमने जो अभियान चलाया है उसे सफल बनाने में लोग अपना योगदान दें। थोड़ा तेल डालते तब ना उसमें जला रहे हैं। तंबाकू को हम लोग एराडिकेट करने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि तंबाकू को ना करें। 31 मई को वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये तंबाकू निषेध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि तंबाकू के बहुत से खराब उसका इफेक्ट्स है, जिसमें कैंसर होना तंबाकू सेवन से बहुत ज़्यादा माना जाता है कि होता है। और अगर हम कैंसर से ये तंबाकू सेवन को रोक दें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे खैनी हो, चाहे गुटखा हो, इस सब में, तो नई कैंसर के पेशेंट की संख्या बहुत घट जाएगी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए हम लोग जागरूकता के लिए लोगों में कैंसर के से बचने के लिए तंबाकू का सेवन न करें, ये प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि 31 मई को होता है, लेकिन हम लोगों ने आज इसको पूर्व संध्या पर इसलिए किया है। 31 तारीख को अगर मीडिया से ये प्रचारित हो कि साहब आज तंबाकू दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि तंबाकू के जो हजार्ड्स हैं उसको लोगों को बताया जा सकता है। इसलिए सवेरा की तरफ से, सवेरा एक मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल है और हमारे कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और हमारे पारस हॉस्पिटल, हमारे एम्स के डॉक्टर पतंजलि सिंह और जितने भी कैंसर से रिलेटेड जो संस्थाएं, सब एक साथ जुटकर हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि तंबाकू का सेवन न करें। बिहार में पहली बार पुल निर्माण विभाग की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार पुल निर्माण से जुड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग के तत्वावधान में पुल निर्माण के आधुनिक तकनीक को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रिज 2019 का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधी मैदान के ज्ञान भवन में 14 जून को होगा। यह जानकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं IIBE के द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी गई। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री के अलावे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और मंत्री नंदकिशोर यादव के भी शामिल होने की बात कही गई है। बढ़िया से बढ़िया ब्रिज है यहाँ पर। सारे ब्रिज उस तरीके से नहीं बनता है जो बनने चाहिए, जो बन सकते थे और स्पीड बढ़ सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है। कार्ड देना तो उसको बढ़ाने के लिए जब सब आएंगे मिलेंगे और उनका जब ज्ञानवर्धन होगा तो वो लोग भी फिर उसी चीज़ में जाना चाहेंगे। और ये हम चाहते हैं कि सिटी का डेवलपमेंट ओवरऑल मेट्रो बनेगा, मेट्रो के बारे में लोग जाने, ताकि जब मेट्रो बने तो अच्छे तरीके से बने। कुछ रेलवे के ऑफिसर्स भी रहेंगे, वो भी यहाँ ज्वाइन करेंगे, वो भी जाने और सब लोग भी जाने कि रेलवे किस तरह से इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कंटिन्यूसली करता है रेगुलरली, जो कि फॉर डिपार्टमेंट तो नहीं होता। ये सब जानने के लिए क्या रोल रहेगा, IIB से ऑर्गेनाइज करेगा। IIB का अपना पर्सनल कोई मोटो नहीं है सर, या कोई एम नहीं है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है और हम सब लोग वॉलंटरी हैं। हम कोई IIB के एम्प्लॉई नहीं है, कोई भी एम्प्लॉई नहीं है। सिर्फ ये हमारा पर्पज़ कि हमारा जो अपना पैशन है कि इस ब्रिज इंजीनियरिंग को आगे लाया जाए
और ढंग से लाया जाए, वही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक जो लेवल है वो आई नहीं करेगा। आपने क्या विश्वास किया कि बिहार में कितने सिविल इंजीनियर हैं या कितने होने चाहिए, कितने कम नंबर है? फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा तो नहीं किया है, लेकिन जरूर हम मिले हैं IT वाले लोगों से, HOD सिविल से, IIT पटना वाले लोगों से, HOD सिविल अगेन, और रेलवे भी हम गए हैं, वहाँ के GM से मिले हैं। ये सब मिलकर हमने जरूर मालूम किया है कि वो लोग इंटरेस्टेड बहुत है। नमस्कार, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिज इंजीनियर और बिहार राज्य पुल निगम के सहयोग से ये एक ब्रिज का कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है ब्रिज 2019। इसका मेन ये है कि जो पुल बनते हैं उसमें जो तकनीकी डिज़ाइन होती है, जो मटेरियल लगता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में तकनीकी जानकारी देने के लिए ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस 14-15 जून को है। और इसमें दुनिया से प्रेजेंट करने उसको जो अनुभवी लोग हैं और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कंसल्टेंट इंजीनियर सब आ रहे हैं। ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऐसा हो रहा है जहाँ पुल बनाने से लेकर डिज़ाइन करने तक सभी सुविधा से कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो NIT और IIT के हैं, वो इसका भाग लें। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे साथ में बिहार राज्य पुल निगम के सभी डिपार्टमेंट इसको सहयोग कर रहे हैं और यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हो। तो आपसे मीडिया के द्वारा ये कहेंगे इसको आप लोग सहयोग करके इसको सपोर्ट कीजिए ताकि एक अच्छा एक ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद खुशी मनाई गई। दरभंगा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद खुशी मनाई गई। इस मौके पर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई और मिठाई बांटी गई। ऐतिहासिक दिन है जो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आज सरकार बनाने जा रही है और इसमें मातृशक्ति, नारी शक्ति, महिला मोर्चा की भागीदारी पूर्ण रूप से है। लगभग 78% वोट महिलाओं ने किया देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। दूसरी ओर हम देखें तो लगभग 50% वोट पुरुषों का है। इससे यह साबित होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य योजना, जो केंद्रीय योजना पटल पर ला कर दिया, उस योजना को मातृशक्ति महिलाओं ने, हमारी बहनों ने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ लिया और चुनाव में भरपूर मेहनत करके अपनी भागीदारी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और वो दिखता है 78% वोट। हम लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं और अपने कैबिनेट में उन्होंने कई महिलाओं को मंत्री बनाने की घोषणा किए हैं। इसके लिए हम लोग आज खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और समाज के हर पंक्ति की महिलाओं के बीच में जाकर के हम लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका नाम विश्व के मानचित्र पर उनका नाम है और जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने सबका साथ और सबका विश्वास को लेकर के काम किया, तो आज प्रचंड बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 303 अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त किया है। इसी खुशी में आज हम लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, लड्डू और मिठाइयाँ बांट रहे हैं और हम लोग को आशा और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिन्होंने महिलाओं को मान और सम्मान दिया, तो आगे भी राजनीतिक क्षेत्र में वो महिलाओं को जरूर स्थान देंगे, राजनीति में जरूर भागीदारी देंगे। आज महिला मोर्चा, भारत की नारी आज एक निर्णायक अपना आवाम लेकर के खड़ी है। वो बार बार शपथ ग्रहण करें और ताकि उन्होंने काम उनकी जीत
उनकी जीत नहीं है, उनके काम का जीत है। उनका कहना है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए पूरी जनता उनके साथ है। सबसे पहले तो आम जनों को धन्यवाद कहेंगे और मिथिलांचल में नवों सीट जीतने के लिए पूरा मिथिलांचल महिलाओं को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग महिलाओं ने की है। इसी के लिए महिलाओं को नरेंद्र मोदी भाई पर विश्वास था। इसी के लिए आस्था के साथ महिलाओं ने एकजुटता होके और ये भी दिखा दिया पूरे भारतवर्ष को कि हम हैं तो जवाना है, क्योंकि हम नहीं तो जवाना नहीं, कि जवाने से हम नहीं हमसे जवाना है। ये कह के महिलाओं ने बहुत ही वोट की है और हर कदम में महिलाओं ने पुरुष से आगे हर एक जगह आगे रह के और वोटिंग करती है। तो अब हम लोग अपने आप में गर्व करते हैं कि हम लोग किसी से कमज़ोर नहीं हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारी बहनों का बहुत बड़ी योगदान है और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे हाईएस्ट वोट से बने हैं। पूरे देश नहीं पूरे विश्व में लोग उनको लोहा मान रहे हैं। इसके लिए पूरे भारतवर्ष के तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और खास करके पत्रकार बंधु को भी धन्यवाद देते हैं, उसमें इन लोगों का भी योगदान है। माह रमजान का अंतिम जुमा अलविदा जुमा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में ज़ायरीनों ने हिस्सा लिया। रमजान महीने के आखिरी जुमे को भारी संख्या में ज़ायरीनों ने नमाज अदा की। इस मौके पर एक दूसरे को बधाइयां भी दी गई। जामा मस्जिद में भारी संख्या में रोजेदार नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। ये अलविदा जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि हम 30 रोज़ा रखते हैं और जब हमारा चौथा या आखिरी जुमा जो होता है उसे अलविदा कहते हैं। आज के दिन मुसलमानों में ये धारणा है कि आज हम अपने रब से जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरा कबूल होगा और इस अलविदा को आज से नहीं सारी दुनिया में इस अलविदा को हमेशा से मनाया जा रहा है और मुसलमान इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी पाक साफ तरीके से इसे मनाते हैं। आज खम्भों पर इस्लाम खड़ा है तो एक इम्पॉर्टेंट खम्बा रोज़ा है और रोज़े की जो आखिरी जुमा है उसी को अलविदा कहा गया। बड़ी मुश्किलों के साथ बहुत परेशानियों के साथ
नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, फितरा देना, इन सभी रसूलों को मानने के बाद जो फिर आज आखिरी जुमा मिला हम लोग को, एक खुशी का जुमा मिला और अब रोज़ा जा रहा है कि हम लोग अलविदा करते हैं। फिर ईद आवेगी, जाहिर है हम लोग भूखे रहे, परेशानी में रहे। इस बार जो शिद्दत पड़ी गर्मी की, जिस तौर पर गर्मी में हम लोग परेशान रहे, पानी के बगैर परेशान रहे, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोज़े को काटा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब रोज़ा जाने लगता है, अलविदा आता है, अफसोस होता है रोज़ा क्यों जा रहा है। अब इंसानों से, हिंदुस्तानियों से अपील करते हैं, सारे मुसलमानों से, यहाँ के हिंदुओं से हम अपील करते हैं, रोज़े की खुशियों में, ईद की खुशियों में पट्टा न ले, तो ऐसा काम न करें जिससे कि हम लोग की खुशियों में कभी आवे। हम चाहेंगे देश में अमन चैन कायम रहे और हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के ईद की खुशियों को मनावे। यही मेरी दुआ है। हनुमान नगर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कैलाशपति यादव के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। हनुमान नगर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी कैलाशपति यादव के लिए 7 फेरे विवाह भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अवकाश ग्रहण करने के बाद उनके लिए ये विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार देव के साथ कई पदाधिकारी उपस्थित थे। वर्षों की सेवा करने के बाद आज कैलाश बाबू सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवा काल में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। मुझे पूर्व में भी इनके साथ पीओ के रूप में काम करने का मौका मिला था। काफ़ी तेज तर्रार, काम के प्रति सजग और विभाग के प्रति बहुत ही अनुशासित पदाधिकारी रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सरकारी सेवा में एज निर्धारित है, उम्र निर्धारित है 60 वर्ष। आज मैंने 60 वर्ष अपनी सेवा पूरी कर ली और हनुमान नगर प्रखंड के तमाम शिक्षक बंधुओं ने जो मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, उसका मैं कायल हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब भी हनुमान नगर क्या पूरे जिले के शिक्षक को हमसे यदि कहीं मदद की ज़रूरत हो, अगर मेरी आवश्यकता महसूस करते हो, तो मैं हमेशा उनके लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। अगली पंक्ति। कैलाशपति यादव जी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हनुमान नगर पद से आज अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि अब जो इनका शेष समय है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, समाज के जो सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में जो समाज के शिक्षा के अंतिम पावदान पर जो लोग हैं, उसको कैसे शिक्षित किया जाए, चल करके समाज को सेवा करना चाहिए और उसमें विकास करना चाहिए। हम लोगों के अभिभावक समान रहे, बहुत प्यार स्नेह मिला और पूरे दरभंगा जिला के जितने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं और जितने सम्मानित पदाधिकारी हैं, सब के सब आज इस विदाई समारोह में भाग लिए और हम शिक्षकों को कृतज्ञ थे। इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं और हम यह जरूर कहते हैं कि सर की विदाई जरूर हुई है, लेकिन सर हम लोगों के बीच में रहेंगे और हमेशा उनका प्यार स्नेह और सम्मान जो है हम लोगों को प्राप्त होगा, यही आशा और विश्वास रखते हैं। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।